चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल वन में। मैं आपका खास मेजबान आकिब आफ्ताब। खबरें हम रोज करते हैं, लेकिन आज 4 लोगों की कहानियां जो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये 4 लोग हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। ये 4 लोग जो हैं हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं। लेकिन इन चारों की वजह से तमाम कम्युनिटी जो है वो बदनाम हो जाती है। वो क्यों है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला नाम है डॉक्टर उमर का, दूसरा नाम है ज्योति मल्होत्रा का, तीसरा नाम है डीवाईएसपी देविंदर सिंह और चौथा नाम है पास्टर जॉनसन। अमूमन जब कोई मामलात हो जाते हैं तो उस बीच में हमें यह लगता है कि शायद पूरे मजहब के लोग जो हैं वही खराब हैं। लेकिन चलिए, एक मां बाप के घर जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम उमर रखा। साथ साथ वक्त के साथ वो उमर जो है वो बढ़ता गया और फिर 12th के बाद उसने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में वो पास किया और मेडिकल सीट निकाली। मेडिकल सीट निकालने के बाद कश्मीर घाटी में पलने वाला उमर, जिसके दिल और दिमाग में यह था कि वो आने वाले वक्त में उन लोगों की खिदमत करेगा, खिदमत खलक का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ ये कि डॉक्टर उमर के दिल और दिमाग पर जिहाद का भूत जो है वो सवार हो गया। उसे ये भूल गया कि उसके घर में उसकी मां है, उसका बाप है, उसकी बहनें हैं, उसका भाई है, उसका एक परिवार है। ये कौन से ऐसे आका थे जिन्होंने डॉक्टर उमर के दिमाग को इतना ज्यादा वॉश कर दिया और जिसने ये समझाया डॉक्टर उमर को कि तुम अपने आप को सुसाइड बॉम्ब लगाकर जब अपने आप का धमाका करोगे तो तुम सीधे जन्नत में जाओगे। ऐसी कुछ बातें उनकी वीडियोस में कही जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग में रेड फोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें अपनी जान गंवाई और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उनके टुकड़े, जो उनके जिस्म के टुकड़े सड़क के किनारे बिखरे हुए मिले, इससे ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब तफसीर क्या है वो सुनिए। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास Hyundai i20 में ब्लास्ट हुआ जिसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ। डीएनए टेस्ट ने यह कंफर्म किया कि यह बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी हैं, जो ये डॉक्टर कश्मीर से ताल्लुक रखता था। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उमर का जैश-ए मोहम्मद स्टाइल लॉजिस्टिक मॉड्यूल हो सकता है जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और बम मेकिंग इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से आई थी। उमर ने अपने फरीदाबाद वाले घर में एक सीक्रेट लैब बनाया था जहां एक्सप्लोसिव टेस्ट किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं इस लैब की टेस्टिंग करने में डॉक्टर उमर को अपने दिल और दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं ना कहीं वो जन्नत के हकदार हैं। उसके बाद हम चलते, यह हुआ मुस्लिम समुदाय का डॉक्टर उमर। अब चलते हैं हम ज्योति मल्होत्रा। नाम से ही आपको मालूम हुआ है कि यह किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजहब के नाम पर जिहाद करने वाले लोग जो हैं वो मजहब को बदनाम करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। 16 मई 2025 को हरियाणा की हिसर पुलिस ने यूट्यूबर और ट्रेवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। उन पे पाकिस्तान को खुफिया बातें बताने का, हिंदुस्तान की जानकारी देने का आरोप था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय समिति के अंडर चार्ज उन पर लगाया गया है। पुलिस ने उसके बाद उनके फोन्स, उनके लैपटॉप से अप्रोक्सीमेटली 12 टेराबाइट डाटा रिकवर किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि वो कम से कम 4 पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के कॉन्टेक्ट्स में थी। अब जिस समुदाय से ज्योति मल्होत्रा ताल्लुक रखती है उस समुदाय को बदनाम करने की कोशिशें मत करें।
ये जो देश के अंदर हमारे लोग हैं, ये खराब नहीं है, खराब वो हैं जो एक कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं हम डीवाईएसपी देविंदर सिंह। यह आपको मालूम हो गया नाम से कि किस कम्युनिटी का यह शख्स है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने देविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट के साथ गाड़ी में पकड़ा। हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट के साथ गाड़ी में पकड़ा, वेपन सीज किया गया। उनके घर से AK-47 राइफल और ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए। एनआईए ने उनके खिलाफ पहले चार्जशीट फाइल की। एलिगेशन है कि उन्होंने मिलिटेंट्स को शेल्टर, वेपन्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नतीजे निकले वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। एनआईए ने प्रोब ले लिया क्योंकि यह केस विंडर मैग्नीट्यूड का था। दिल्ली कोर्ट ने उनको 1 महीने के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा। उनको पहले गैलेंट्री मेडल भी मिला था, लेकिन उसके बाद सरकार ने देशद्रोही के इल्जाम में वो मेडल भी उनसे वापस ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि उनका कंडक्ट फोर्स के लिए बदनाम करने वाला था। यह केस प्रूफ है कि इनसाइडर या यूनिफॉर्म वाले जरूरी नहीं है कि वो फेथफुल हो सके, और अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से हो, सिख समुदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब चौथा, जॉनसन, इन पर भी आरोप है कि इन्होंने भी एक मिलिटेंट को शेल्टर दिया। और ये तमाम बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि एक इंसान की गलती की सजा पूरी कम्युनिटी को नहीं दी जा सकती। डॉक्टर उमर की सजा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों भुगते? ज्योति मल्होत्रा ने देशद्रोही का काम किया। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को बेचे। 4 सालों से वो पाकिस्तान के 4 ऑपरेटिव्स के साथ कांटेक्ट में थी। तो पूरे सनातन धर्म को क्यों बदनाम किया जा रहा है? डीवाईएसपी देविंदर सिंह की गाड़ी में हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट पकड़ा गया, तो पूरी सिख कम्युनिटी पर इल्जाम क्यों? जॉनसन को मिलिटेंट के आरोप में अंदर हिरासत में लिया गया, तो पूरा क्रिश्चियन समाज क्यों यह बेइज्जती सहे? सवाल यह है, किसी की शक्ल पर यह नहीं लिखा कि वो सच्चा देशभक्त है या नहीं। देशभक्ति की बात करने वालों को जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता का मतलब नहीं मालूम। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सेकुलर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें नहीं मालूम कि जब राष्ट्रगान शुरू होता है तब मौत भी आ जाए तो आपको हिलना नहीं है। लेकिन एक ब्लास्ट कहीं पर हुआ नहीं तो तमाम कम्युनिटीज के ऊपर आलेक्शन जो हैं, इल्जामात जो हैं, वो लगाए जाते हैं। खैर, यह अलग बात रही। लेकिन ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को इंटेल देती थी। भारतीय न्याय समिति सेक्शन 152 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से एनक्रिप्टेड चैट्स में जुड़ी हुई थी। अब इस पर कोई अगर सवाल उठाना चाहे तो वो उठा सकता है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो उठाएगा नहीं, क्योंकि किसी के भी माथे पर यह नहीं लिखा कि क्या वो देशद्रोही है या देश विरोधी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट, इन तीनों एप्लीकेशन से ज्योति मल्होत्रा कांटेक्ट में थी। लैपटॉप से 12 टेराबाइट का डाटा जो है वो रिकवर किया गया। 16 मई 5 दिन पुलिस रिमांड में वो रही। 21 मई 4 दिन एक्सटेंशन, 22 मई तक ये बात पहुंची। 26 मई 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी और जून 2025 कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब कोई मुझे बताए, क्या ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही थी या वो देश के हित में रहती थी? किसी के नाम से आप ये साबित नहीं कर सकते कि वो देशद्रोही है या देश विरोधी है। उसके अलावा वही बात मैं उमर की कर रहा हूं। डॉक्टर उमर,
उस कश्मीर की घाटी में पैदा होने वाला शख्स जिसने 1990 से लेकर और 2002 तक पत्थरबाजी देखी, मिलिटेंट अटैक्स देखे, इनोसेंट किलिंग्स देखी, कश्मीर की घाटी में वो झेलम में सिर्फ पानी नहीं है, कश्मीर के मजलूमों का खून है। लेकिन ऐसा कौन सा ये शख्स है जिसने डॉक्टर उमर के दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर कर दिया कि डॉक्टर उमर को यह याद नहीं रहा कि जिस काम के लिए उनके मां बाप ने उन्हें पैदा किया था वो काम तो वो पीछे ही छोड़कर चले गए। और कुरान में 6666 आयतें हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम जिहाद के मामले में गन उठाओ और बेगुनाहों को मारो। गीता के किसी भी लाइन में यह नहीं लिखा है, ग्रंथ में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है, बाइबल में आपको कहीं पर भी ये चीजें नजर नहीं आएंगी, ना कोई एक लाइन नजर आएगी जहां पर यह लिखा हो कि बेगुनाहों को मारना जिहाद है। ये जो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहकर दीमक का काम कर रहे हैं, ये आपके और मेरे बीच में रहकर बड़े ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या कुछ होना चाहिए, सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर खालिद ने इस काम को अंजाम दिया और उसके बाद उनका हश्र जो हुआ, वो सोचकर भी इंसान की रूह लरस जाती है। हिंदुस्तान और इस्लाम के तौर पर जब आप जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क से मोहब्बत करना आपका पहला फर्ज अमल है। यानी कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हो उस मुल्क से आपको गद्दारी करनी है। इस्लाम इस मुल्क की इजाजत देता है, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो उस मुल्क से मोहब्बत करें, प्यार करें, अगर उस मुल्क की खातिर जान भी देनी पड़े तो जान दे दीजिए। बहुत सारे मुसलमानों के नाम इंडिया गेट के ऊपर लिखे गए हैं जिन्होंने देश के हित में कुर्बानी दी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, राहत इंदौरी साहब का यह शेर याद रखिएगा, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। इसलिए डॉक्टर उमर जैसे लोगों की जरूरत हमें नहीं है, हमें ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों की भी जरूरत नहीं है, हमें डीएसपी देवेंद्र सिंह जैसे लोगों को भी जरूरत नहीं है, और हमें जॉनसन जैसे लोगों की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों की जरूरत है उन लोगों का नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। हमें भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, वीर सावरकर जैसे लोगों की जरूरत है, हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जरूरत है। हमें उन लोगों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जो लोग देश तोड़ने का काम करते हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा, मुझे आप इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत भाग्य विधाता का मतलब क्या है। किसी भी समुदाय को इंडिपेंडेंटली एक शख्स की बेसिस पर उसको यह कहना कि यह मजहब जो है, ये तारीख जो है जो बयान कर रही है, जो ये लोग हैं ये सब ऐसे हैं, ये कहना गलत है। मेरा मकसद इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी थी। इस कहानी में साफ तौर पर किरदार बदलते गए। किरदार शुरुआती दौर में डॉक्टर उमर से शुरू हुआ, फिर यह किरदार बदलकर ज्योति मल्होत्रा तक पहुंचा, फिर यह किरदार बदलकर देवेंद्र सिंह तक पहुंचा, फिर इसने किरदार बदला ये जॉनसन तक पहुंचा। यानी कि चार कम्युनिटी के लोग, अब आप इन्हें क्या कहेंगे ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी करने नहीं बैठूंगा। तो हो सकता है कि फिर यह बोला जाए कि यह खबर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अमूमन हम खबर कर देते हैं, लेकिन हम सिर्फ खबर करते हैं, हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार उस खबर से हमें मिलेगा तो मिलेगा क्या। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बातें मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, एक शख्स जो कश्मीर घाटी में पैदा हुआ, एक लड़की जो हरियाणा के इलाके में पैदा हुई, ऐसी कौन सी वजह है जो वो मजबूरन उन्हें पाकिस्तान का साथ देने पर मजबूर करती है। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें पाकिस्तान को हिलाने की जरूरत नहीं है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बता दिया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो दीमक
घर के अंदर है उसको साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ इसमें खाकी वर्दी में मिलेंगे आपको, कुछ यूट्यूबर के तौर पर मिलेंगे आपको, कुछ इसमें आपको व्हाइट कोट्स में मिलेंगे आपको। अब मैं कहां तक सही हूं या चैनल वन की यह जानकारी कहां तक सही है यह तो आप जाने, लेकिन जो खबर हम कर रहे हैं, जिस खबर का इस खबर की महत्व इतना है कि मैं आपको ये चीजें बता सकूं कि किसी एक शख्स की गलती की सजा पूरी कम्युनिटी को देना सरासर गलत है। पूरी कम्युनिटी को यह कहना कि यह देशद्रोही है, पूरी कम्युनिटी को यह कहना कि इनसे तो कुछ नहीं बन पाएगा, तो यह गलत है। और अब्दुल कलाम आजाद जो हैं 200%, 100% भी नहीं, 200% हिंदुस्तानी कहलाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीखें कह रही हैं। ये वो तारीखें कह रही हैं जिन तारीखों को हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। और आज कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, दिल्ली में लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को इस गम में डाल दिया। और इस गम का बोझ इतना ज्यादा था कि हर कम्युनिटी, और इस मौके पर, ऐसे मौके पर जितने भी सहाफी हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो जबरदस्ती किसी दाढ़ी वाले के सामने माइक को आगे करके ये पूछना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या यह सवाल करना सही है कि ब्लास्ट में हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं और हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को यह पूछे कि आपको कैसा लग रहा है। जब कोई गुजर जाता है, शहीद हो जाता है, मर जाता है, तो कैसा लगता है। अपने टीआरपी के चक्कर में आप एक किसी शख्स की आइडेंटिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हैं, उसका सेकुलर होने का रीजन पूछ रहे हैं। वो आपका हक नहीं है। आपका हक है खबर करना, आपका काम है खबर करना। लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये क्या एजेंसीज का फेलियर था? क्या एजेंसीज को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है? 3 घंटे से कितने नाकों से वो Hyundai HR नंबर गाड़ी जो है वो यहां से वहां गई, क्यों नहीं किसी ने ढूंढा? ये तमाम बातें जो है ये पूछना आपका काम है। किसी भी समुदाय पर कीचड़ उछालने से पहले एक बात याद रखिएगा, हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को मद्देनजर रखते हुए हमारी खबर के ऊपर लोग यकीन करते हैं, हमारी खबर को लोग शेयर करते हैं। अगर हम ये खबर गलत करें तो लोगों पर गलत इंप्रेशन जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट के जितने भी जो वो आइडेंटिफाई कर सकते थे उन सबको पकड़ के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का तमाम चीजें अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बंद कर दी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी हिरासत में लिया, 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी और रिमांड में लिया है। यही चाहिए हमें। आपने न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डॉक्टर उमर के इस रिएक्शन ने सरकार के अपोजिट रिएक्शन का जवाब दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म होगा। चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान हो या चीफ मिनिस्टर का बयान हो। कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि डॉक्टर उमर की गलती थी, डॉक्टर उमर का घर नहीं तोड़ना चाहिए था, ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था, उसके मां बाप का क्या कसूर है। उसके मां बाप का कसूर है या नहीं है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे हम जब आपका बच्चा केएस ऑफिसर बनकर आता है और वो इंटरव्यू देता है, चाहे मुझे या किसी और को, तो ये अल्फाजों में कह लेता है कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे मां बाप का हाथ है, मेरे मां बाप की दुआएं हैं, मेरे मां बाप ने रात रात भर जाग कर मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईपीएस या आईएएस क्वालिफाई किया। यानी कि उन मां बाप को पता था कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। यह एक पहलू। दूसरा पहलू, अब जितने बच्चे जम्मू के अंदर सहाफत का काम कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टर का काम कर रहे हैं या वो कैमरामैन का काम कर रहे हैं, अब उनके मां बाप को यह नहीं मालूम कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। कुछ पुंछ से आए हैं, कुछ चिनाब वैली के हैं, कुछ डोडा किश्तवाड़ के हैं, कुछ रजौरी के हैं, कुछ कश्मीर घाटी के हैं। तो इसका मतलब यह है
कि मां बाप ने अपने बच्चे को पैसा कमाने के लिए भेजा था, वो यहां पर आकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अब उन मां बाप को यह मालूम नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन डॉक्टर उमर की पढ़ाई, हैरानगी की बात यह है कि डॉक्टर उमर ने जो पढ़ाई की है, उसने ये कौन सा कुरान पढ़ा था जिस कुरान में जिहाद का मतलब यह था। ये कौन से ऐसे शख्स हैं जो इनके दिलो दिमाग पर ऐसे छाए हुए हैं कि इन्हें फिर कुछ समझ नहीं आता। किसी भी समुदाय के शख्स को किसी भी धर्म से खतरा नहीं है, कोई खतरा किसी को नहीं है। 26/11 के टेररिस्ट अटैक में 3 साल की मासूम बच्ची शहीद हो जाती है और अजमल कसाब जैसे शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लिया जाता है या जेल लिया जाता है और फिर एक लंबी हियरिंग चलती है और यह कहा जाता है कि अब तारीख होगी, उसको फांसी दी जाएगी। तो इतने लोग जो शहीद हो गए उस 26/11 के टेरर अटैक में, क्या वो कोई भूला है? क्या पुलवामा के आतंकी हमला आज तक कोई भूल पाया है? क्या बफलियाज एनकाउंटर जब हुआ था जिसमें हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे, क्या कोई भूला है? क्या ये पहलगाम वाला आतंकी हमला कोई भूला है? कहां है वो टेररिस्ट, कहां है वो आतंकवादी? जम्मू कश्मीर को अंदर से साफ करने की जरूरत है। जब हमारा जम्मू कश्मीर अंदर से साफ होगा, आप यकीन माने दहशतगर्द कहलाने वाले शख्स बहुत पीछे छूट जाएंगे। डॉक्टर उमर का घर तोड़ा, डॉक्टर उमर के घर को ब्लास्ट किया, उनका घर बिखर गया, लेकिन आने वाले 15 सालों तक कश्मीर घाटी के अंदर एक मैसेज जाएगा कि अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते पर जाना सही नहीं है। इस रास्ते पर जाने से अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है, इस रास्ते पर जाने से अपना नुकसान होता है, किसी और का कोई फायदा नहीं होता, किसी और का कोई नुकसान नहीं होता। और यही नुकसान डॉक्टर उमर का हुआ। अच्छा खासा सफेद लिबास में स्टेथोस्कोप डालकर पेशेंटों की खिदमत कर रहा था, न जाने कौन सा बुखार चढ़ गया उन्हें। और इसी रेड फोर्ट ब्लास्ट में कितने लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने तमाम क्लीन चिट्स देकर बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह चीजें चल रही हैं कि अगर बाइज्जत बरी करना था, जब कुछ मिला ही नहीं, तो फिर पकड़ा किसको आपने और पकड़कर छोड़ क्यों दिया? ये बहुत गहरी बातें हैं, इन गहरी बातों पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मॉरल ऑफ द न्यूज यह है कि डॉक्टर उमर, ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह और जॉनसन 4 धर्मों से ताल्लुक रखते थे और इन 4 धर्मों के ताल्लुक रखने वाले लोग, क्या अब आप इनमें से, क्या आप इन्हें दहशतगर्द कहेंगे या सिर्फ उमर को दहशतगर्द कहेंगे? मेरा यह सवाल है। और दूसरी बात यह कि जितने भी ये धर्म के ठेकेदार बने हैं, इनसे हमारी गुजारिश है कि अच्छे रास्तों की तरफ अपने नौजवानों को लीजिए, ताकि उन्हें यह समझ में आए कि आने वाला वक्त जो है वो कैसा है, कैसा नहीं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के साथ ऐसी ही खबरें आपके साथ दोबारा भी साझा करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे पास पूरे दिन की खबर आए वो मैं आपके साथ पढ़ूं। फिलहाल आपको ये न्यूज कैसी लगी, आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।